भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास जी, यहां के जनप्रिय सांसद उम्मीदवार श्री सुदर्शन भगत जी, श्रीमान कमलेश उरांव जी, जिलाध्यक्ष विजय मिश्रा जी, विधायिका बहन बिमला प्रधान जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, रौरे मन के जोहार। ये 14वीं लोकसभा का चुनाव है। 2014 में चुनाव है और झारखंड में 14 सीटों पर चुनाव है। और इसलिए भाइयों बहनों, 16वां लोकसभा का चुनाव है, 2014 में है और 14 लोकसभा क्षेत्र का है और 2014 में 14 के 14 लोकसभा क्षेत्र से कमल दिल्ली में पहुंचाने के लिए मैं झारखंड वासियों को प्रार्थना करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, ये भूमि वीरों की भूमि है। ये भूमि बलिदानियों की भूमि है। ये भूमि समाज सेवकों की भूमि है। ये भूमि समाज के लिए जीने वाले मरने वाले लोगों की भूमि है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो या भारत पाक की लड़ाई हो, इस भूमि ने हर समय, हर कालखंड में अपना कोई न कोई योगदान दिया है। 1857 में बाबा तिलका, उनको हम स्मरण करते हैं। यही भूमि है जहां सिंधु मुर्मू, कान्हा मुर्मू, चांद और भैरव की वीरता की गाथा हम सदा सर्वदा याद करते हैं। बिरसा मुंडा आज भी हम लोगों के एक भगवान की तरह पूजा जाता है और मुझे इस बात का गर्व है कि हमने गुजरात में गांधीनगर में आदिवासियों के कल्याण के लिए जो योजना का भवन बनाया है, वो बिरसा मुंडा भवन के नाम से हमने रखा हुआ है। उभराव से टिकैत, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव, नीलांबर पीतांबर, आजादी के शहीद वीरों, भाइयों बहनों, यही भूमि है जहां से 71 की लड़ाई में परमवीर अल्बर्ट एक्का ने अपने जीवन को अर्पित करके इस क्षेत्र का, यहां के समाज का गौरव बढ़ाया था। भाइयों बहनों, आज माओवादियों ने लोकतंत्र को ललकारा है और उन्होंने घोषणा की है कि आज की जनसभा में लोग न जाएं, बंदी लगाई गई है। लेकिन भाइयों बहनों, बंदूक से ज्यादा लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, ये आपकी इस विराट दृश्य ने दिखा दिया।
ये अद्भुत दृश्य है भाइयों। मैं पिछले चुनाव में गुमला में आया था, सभा वहां भी हुई थी, लेकिन भाइयों बहनों ऐसा मिजाज मैंने उस समय नहीं देखा था जो आज मुझे दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों ये चुनाव एक आंधी में परिवर्तित हो गया है और ये आंधी देश को लूटने वालों को तबाह करके रहेगी, देश को बर्बाद करने वालों को तबाह करके रहेगी। भाइयों बहनों पतझड़ का मौसम समाप्त हो रहा है और 16 मई से हिंदुस्तान में विकास की बसंत खिलने वाली है, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों महात्मा गांधी जिन्हें हमें अहिंसा का संदेश दिया, मैं उन नौजवानों से जो हाथ में बंदूक लेकर के लोकतंत्र की हत्या करने में जुटे हुए हैं, निर्दोषों के खून से ये हमारी सुजलाम सुफलाम धरती को खून से रंग रहे हैं, ये गुमराह, ये माओवादी विचार से प्रेरित, सिर्फ हिंसा में विश्वास करने वाले हमारी धरती को खून से रंगने से नहीं, विकास के रंग से रंगने की जरूरत है। किसानों के हाथों से ये धरती हरियाली बने, इसकी आवश्यकता है और हमारा सपना है इन माओवादियों के हाथ में से बंदूक नहीं, उनके हाथ में हल हो ताकि भूखे गरीब का पेट भरने की ताकत हो। इन माओवादियों के हाथ में बंदूक नहीं, पढ़ लिख करके उनके हाथ में कलम आए ताकि वो गरीब को कल्याण करने के लिए, उचित निर्णय करने के लिए काम आए। रास्ता कलम का है, रास्ता हल का है, रास्ता खून का नहीं, रास्ता पसीने का है और तब जाकर के देश बनता है। हम लोकतंत्र के लिए, देश को आजाद करने के लिए जीवन खपाए हुए लोग हैं। मैं आप सबको आज विशेष रूप से नमन करता हूं। विशेष रूप से नमन इसलिए करता हूं कि आपने बंदूक के सामने झुकने के बजाय लोकतंत्र में विश्वास किया है, लोकतंत्र में भरोसा किया है और इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हम अटल बिहारी वाजपेयी के ऋणी हैं। वाजपेयी जी ने हमें झारखंड दिया और आज झारखंड कैसा हो, झारखंड कैसे प्रगति करे, इसका निर्णय करने का हक वाजपेयी जी ने हमारे हाथ में दिया। कितने सालों से झारखंड बनाने का जंग चल रहा था, कांग्रेस की इतनी सरकारें आई, लेकिन उन्होंने आपकी आवाज नहीं सुनी। अब झारखंड बन गया तो सत्ता हथियाने के लिए नए नए कारनामे करते रहते हैं। कभी इसके पीछे खड़े हो जाओ, कभी उसके पीछे खड़े हो जाओ, फिर अस्थिरता पैदा करो, फिर गवर्नर को ले आओ, फिर पीछे से राज चलाओ, यही कारनामे करते रहे। झारखंड वाले मेरे भाइयों बहनों मत भूलना, पंडित नेहरू ने झारखंड की मांग की मजाक उड़ाई थी। ये कांग्रेस की सोच रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी न होते,
अभी भी दिल्ली में अगर कांग्रेस बैठी होती तो शायद झारखंड का जन्म नहीं हुआ होता भाइयों बहनों। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि वाजपेयी जी ने जो हमें झारखंड दिया है, हम सबकी जिम्मेवारी है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार की जिम्मेवारी है, झारखंड में बैठी हुई सरकार की जिम्मेवारी है, झारखंड के भाइयों बहनों की जिम्मेवारी है कि हम ऐसा शक्तिशाली, ऐसा समृद्ध झारखंड बनाएं जो हिंदुस्तान में नई ऊंचाइयों को ले जाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाए। यहां बगल में बिहार में ऐसे नेता बैठे हैं, वो तो ये कहते थे कि झारखंड तो हमारी लाश पर बनेगा, ऐसा कहते थे, हम झारखंड कभी बनने नहीं देंगे। वो आज बिहार में बैठे हैं, कहां खो गए वो? भाइयों बहनों, अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम हो, नेता में नेक इरादे हो, तो कैसे निर्णय होते हैं, ये झारखंड उसका जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये हमारा आदिवासी समाज हजारों साल से है कि नहीं है? जरा बताइए तो, आदिवासी समाज हजारों साल से है या नहीं है? हम सदियों से यहां रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? हमारे पूर्वजों ने ये देश बनाया है कि नहीं बनाया? लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वालों को पता ही नहीं था कि हमारे देश में आदिवासी भाई बहन रहते हैं, पता ही नहीं था। 1947 में देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान की सरकार बनी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, अनेक सरकारें बनी, कांग्रेस के अनेक प्रधानमंत्री आए, लेकिन उनको कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाने का विचार नहीं आया। उनको आदिवासियों की याद नहीं आई। ये अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मंत्री बनाया, अलग बजट रखा और उस अलग बजट से देश भर के आदिवासियों के कल्याण की योजनाएं बनाई और जिन संकटों से गुजरने वाले आदिवासियों के जीवन को बदलने का प्रयास किया। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के जीवन में आदिवासियों का कल्याण कितना महत्वपूर्ण है, भाइयों बहनों, उनकी सेवा करना का जिम्मा लोगों ने हमें दिया है। कभी छत्तीसगढ़ में भी हमें मौका दिया था। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे आदिवासी समाज को पता है कि अगर आदिवासियों का कोई कल्याण कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आदिवासियों के विकास के लिए योजना बना सकती है। भाइयों बहनों, हमारे करिया मुंडा जी यहां बगल में ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमने उनको डेप्यूटी स्पीकर के रूप में सेवा करके देखा है। मैं उनसे काफी अच्छी मेरी मित्रता रही है। तो बहुत सी बातें जब मैं करिया मुंडा जी से सुनता था, मुझे इतना प्रभावित करती थी बातें। महात्मा गांधी की में विश्वास करने वाले यहां के टाना भगत, इस परंपरा के लोग आज भी कितने संयम और सादगी का जीवन जीते हैं, गांधी के आदर्शों पर चलते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं और आज भी तिरंगे झंडे की पूजा करते हैं। भाइयों बहनों,
ऐसा समाज, आदिवासियों में, जंगलों में रहने वाले ऐसे लोग पूरे देश को प्रेरणा दे सकते हैं। भाइयों बहनों, ये झारखंड की भूमि, ये समृद्ध भूमि है, लेकिन लोग गरीब हैं। क्या कारण है कि यहां के नौजवानों को पलायन करना पड़ता है? यहां के नौजवानों को अपना गांव, अपना खेत खलिहान, अपने बूढ़े मां बाप, इनको छोड़ करके अपने इलाके से पलायन क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रोजगार के कोई अवसर नहीं है। जहां इतनी प्राकृतिक संपदा हो, कोयला हो, आयरन ओर हो, हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ हो, लेकिन सरकार के पास नीति नहीं, नीयत नहीं, और उसी का परिणाम है कि मेरे यहां के नौजवानों को पलायन करना पड़ता है और झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, शिक्षा का अभाव है, पानी तक नहीं मिलता। ये भूमि ऐसी है, अगर यहां के किसानों को पानी मिल जाए, मैं विश्वास से कहता हूं, ये मेरे आदिवासी किसान यहां मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं, मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं, देश का पेट भर सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, न पानी का इंतजाम हुआ, न यहां के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी व्यवस्था हुई, न किसान के कल्याण की व्यवस्था हुई। मैं गुजरात से आता हूं, मेरे यहां तो बहुत सारा इलाका रेगिस्तान है और उधर पाकिस्तान है। अब भाइयों बहनों, मेरे यहां बारिश कम होती है, नदियां भी नहीं है, लेकिन हमने छोटे छोटे पानी संग्रह की योजना अभियान चलाया, चेक डैम बनाए, जल सिंचन का अभियान चलाया, पानी को संग्रह कर करके हमने वहां के जीवन को बदल दिया, किसानों के जीवन को बदल दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में आज हमने अपना स्थान खड़ा कर दिया, हमारे किसानों ने मेहनत की, सरकार ने पानी पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। क्या इस इलाके में भी नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर यहां के किसानों को अगर सही सुविधाएं मिले, तो यहां के नौजवानों को कभी पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनको रोजी रोटी के लिए भगतना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये दशा क्यों हुई है? इतना कोयला होने के बाद भी, इतना लोहा होने के बाद भी ये गरीबी क्यों? इसलिए कि देश के कुछ दल के नेता, देश की कुछ सरकारें, उनके लिए खदान भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा अवसर बन गई है। कोयले से भी चोरी करना देश के नेताओं ने नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, ये कोयले को भी चोरी कर गए। ऐसे नेताओं से आज आपकी बर्बादी हुई है। क्या भाइयों बहनों, जो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हटना चाहिए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए, ये हमारी जो भारत विजय रैली है ना, ये भारत विजय रैली का सीधा साधा अर्थ है कि अब भारत महंगाई पर विजय चाहता है, अब भारत भ्रष्टाचार पर विजयी होना चाहता है, अब भारत बेरोजगारी पर विजयी होना चाहता है, अब भारत कुशासन पर विजयी होना चाहता है, अब भारत किसानों की दुर्दशा से विजयी होकर के किसानों को सुखी करना चाहता है, अब भारत माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा का दिशा में आगे बढ़ करके एक नया विजय हासिल करना चाहता है। इसलिए हम ये भारत विजय रैली करने रहे हैं। भाइयों बहनों, लोग कहते हैं भाई उपाय क्या? ये मिनरल्स, ये हमारी खनिज, ये प्राकृतिक संपदा, ये लूटी जा रही है। बड़े बड़े नेता उसमें जिम्मेवार पाए जाते हैं। उपाय क्या? क्या भ्रष्टाचार हट नहीं सकता है? भाइयों बहनों, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। नेता में दम चाहिए,
नीतियों में नीति चाहिए और नीयत साफ होनी चाहिए। वादे करने से बात बनती नहीं है, इरादे नेक होने चाहिए। तो भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार जा सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये दिल्ली में कोई भी खदान के काम की चर्चा हो तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अड़ंगा डाल करके बैठ जाती थी। और देश में आपने सेल टैक्स सुना है, इनकम टैक्स सुना है, भांति भांति के टैक्स सुने हैं, लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में एक जयंती टैक्स लगता था। ये जयंती टैक्स का मतलब था एनवायरमेंट क्लियरेंस करना है तो टेबल के नीचे टैक्स देना पड़ता था, और अगर टेबल के नीचे टैक्स नहीं देते तो आपकी फाइल क्लियर नहीं होती थी, और उसके कारण हिंदुस्तान की खनिज संपदा का उपयोग हिंदुस्तान की भलाई के लिए नहीं हुआ। देश एक तरफ अंधेरे में है, दूसरी तरफ 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा है। कोयला क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि नेता की जेब में रुपया नहीं जा रहा है, इसलिए कोयला निकालना बंद हो गया। उसके कारण लोग, कोयले में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए, वो भूखे मरने लग गए। ऐसा उन्होंने षड्यंत्र किया है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार देश में नहीं मिट सकता है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आज आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं गुजरात का। गुजरात ने यही खनिज संपदा, माइनिंग का काम, मिनरल्स का काम, गुजरात ने जो योजना बनाई है, उस योजना ने ये बता दिया है कि उसमें भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। हमने अलग से माइनिंग पॉलिसी बनाई। हमने माइनिंग के क्षेत्र में आमूलचूल रिफॉर्म्स किए। हमने माइनिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। हमने रॉयल्टी के लिए ऑनलाइन सिस्टम को लाया। हमने माइनिंग के लिए जो काम दिया जाता है इसमें नहीं मिट सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आज आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं गुजरात का। गुजरात ने यही खनिज संपदा, माइनिंग का काम, मिनरल्स का काम, गुजरात ने जो योजना बनाई है, उस योजना ने ये बता दिया है कि उसमें भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। हमने अलग से माइनिंग पॉलिसी बनाई। हमने माइनिंग के क्षेत्र में आमूलचूल रिफॉर्म्स किए। हमने माइनिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। हमने रॉयल्टी के लिए ऑनलाइन सिस्टम को लाया। हमने माइनिंग के लिए जो काम दिया जाता था उसका सैटेलाइट से मैपिंग करने की व्यवस्था की। हमने वे ब्रिज का कंप्यूटराइजेशन किया। जो व्हीकल आते हैं उन व्हीकल की सारी जानकारियां जीपीएस सिस्टम के साथ जोड़ दी। और भाइयों बहनों, इसका परिणाम क्या हुआ? हमारे यहां ज्यादा माइनिंग नहीं है, बहुत कम है। पहले हमें उसकी रॉयल्टी 300-400 करोड़ मिलती थी। ये टेक्नोलॉजी को लाए, ये सुधार लाए, हमारी रॉयल्टी 1000 करोड़ हो गई। भ्रष्टाचार गया। बेईमानी करने वाले लोगों को उनके सारे कारोबार बंद करने पड़े। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, ये जो हम योजना की है उसका नाम है मैजिक। मैजिक के नाम से जाना जाता है वो, मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस यूजिंग आईसीटी। मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस यूजिंग आईसीटी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैजिक। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री, जो हमारे गौर विरोधी सरकार है दिल्ली में, उसके प्रधानमंत्री ने गुजरात ने भ्रष्टाचार मुक्त खनिज क्षेत्र में जो योजना बनाई उसको अवार्ड दिया। अवार्ड दिया, इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी राज्यों को
भारत सरकार ने लिखा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए गुजरात सरकार ने जो मैजिक योजना बनाई है वो सारे देश की सरकारें लागू करे। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे योजना बनती है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोग वादे करते रहते हैं, परिणाम लाने से उनको कोई लेना देना नहीं है। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहने आया हूं कि भ्रष्टाचार की नाबूदी हो सकती है। भाइयों बहनों, कल कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया, चुनाव का ढंढेरा उन्होंने घोषित किया, घोषणा पत्र किया। भाइयों बहनों, किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव का घोषणा पत्र उस दल के लिए गीता होना चाहिए, बाइबल होना चाहिए, कुरान होना चाहिए। वो एक जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। उसके प्रति प्रतिबद्धता चाहिए, कटिबद्धता चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र को एक राजनीतिक हथकंडा बना दिया है। उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रहने दी है, उसकी पवित्रता को नहीं रहने दिया, और लोगों की आंख में झोंकने वाले ऐसे झूठे वादों का पटारा खोल देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले जवाब देना चाहिए। आपने 2004 में कहा था, 2009 में कहा था, भाई 2014 में कह रहे हो। उन्होंने कहा था हम महंगाई दूर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, महंगाई दूर हुई? जरा जोर से बोलिए, महंगाई गई? महंगाई गई? फिर इस चुनाव घोषणा पत्र में बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा था हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। ये दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है भाइयों? रोजगार दिया है? फिर इस बार कह दिया 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मुझे बताइए, आप दिल्ली सरकार पे भरोसा करेंगे? जरा जोर से बोलिए, कांग्रेस के वादों पर भरोसा करेंगे? ये कांग्रेस की बातों पर भरोसा करेंगे? उनके झूठे घोषणा पत्र पर भरोसा करेंगे? भाइयों बहनों, मैं आज इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करता हूं कि आप उम्मीदवारों से तो एफिडेविट लेते हो, उनसे लिखवाते हो कि आपकी संपत्ति क्या है, कोई कानूनी गुनाह वुनाह है कि नहीं है, सब लिखवाते हो। अच्छी बात। आप नियम बनाइए। जो सरकार में बैठे हैं, जिस घोषणा पत्र को लेकर के सरकार में बैठे हैं, उन्होंने 5 साल अपने सरकार के दरमियान उस घोषणा पत्र में से कितने बिंदुओं को लागू किया, कब लागू किया, उसका आउटपुट क्या मिला, आउटकम क्या मिला, उसका भी लेखा जोखा मांगिए। तब जाकर के ये झूठे घोषणा पत्र घोषित करने की परंपराएं बंद हो जाएगी, और तभी जाकर के भाइयों बहनों, विकास की सच्ची दिशा की जिम्मेवारी राजनीतिक दलों के अंदर आएगी। भाइयों बहनों, यहां के नौजवान को रोजगार मिले, यहां के किसान को खेती के लिए पानी मिले, यहां के प्राकृतिक संपदा विकास के काम आए, इस मकसद के साथ आप दिल्ली में एक नई सरकार बनाइए। आपने 60 साल तक सरकारें देखी है, मैं आपसे सिर्फ 60 महीने मांग रहा हूं। आपने 60 साल के शासक देखे हैं, 60 महीना एक सेवक देख लीजिए। ये सेवक आपकी सेवा करने के लिए आया है। आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की।